नमस्कार विद्यार्थियों, दर्शकों, दोस्तों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ। मध्यकालीन इतिहास पर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पे बलबन के स्टार्टिंग नसीरुद्दीन मोहम्मद तक पढ़ लिया था और बलबन का थोड़ा सा एलिमेंट्री पॉइंट देखने की कोशिश की थी। आज की वीडियो को उसी दिल्ली सल्तनत को वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बलबन के बारे में कोशिश करेंगे। बलबन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लेकिन काफ़ी एक्सटेंड है, कोशिश ही करेंगे, लेकिन अगर लास्ट तक देखेंगे कि कितनी एनर्जी बचती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे क्या आज एक वीडियो में पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि पूरा होगा तो ऑलमोस्ट ये वीडियो 2 आवर्स 2 घंटे तक का हो सकता है, क्योंकि बलबन काफ़ी एक्सटेंड लेवल पे है और इसके कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किसी को भी अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट थिंग तो मैंने जैसा लास्ट वीडियो में आप लोग को अवगत भी कराया था कि थोड़ा सा इस समय एक कहा जाए अवांछनीय परिस्थितियाँ सबके सामने आई हुई हैं, इसीलिए थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। मई जून तक ऐसा लगभग मेरे हिसाब से रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा वीडियो रेगुलर नहीं हो पाएंगे, तो पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में जैसा मैंने हम लोगों ने अवगत बताया कि बलबन के बारे में पढ़ेंगे, बलबन के बारे में स्टार्टिंग से सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आज के वीडियो से हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। जैसे भारतीय संविधान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, तो आज से हर वीडियो में मैं आपसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से या फिर भारतीय संविधान से या करंट के पोर्शन से, किसी के पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसके आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो उसी सीरीज़ को आज पहली बार मैं उसको कहा जाए पूछने जा रहा हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। जैसे आज के वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू भी देता जाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आंसर के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा आपको। यदि उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसके बारे में और इलैबोरेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स का। तो जैसा आप अवगत हैं और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स को एलैबोरेट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किस आर्टिकल में जीवन का अधिकार बताया गया है। ओके, ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, किस आर्टिकल में जीवन का अधिकार बताया गया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, किस आर्टिकल में स्टेट को डिफाइन किया गया है, मतलब राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो ये फंडामेंटल राइट में ही है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जब इन सभी आर्टिकल्स को आप डिस्कस डिलैबोरेट होकर पढ़ेंगे तो इन सबका आंसर मिलने लगेगा धीरे धीरे। तो पहला क्वेश्चन है किस आर्टिकल में जीवन के अधिकार को बताया गया है, और दूसरा क्वेश्चन है किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा बताई गई है। एक क्वेश्चन और रख लीजिए कि किस आर्टिकल में, देखिए फंडामेंटल राइट्स की जो नेचर है वो हमेशा आदेशात्मक है, मतलब उस फंडामेंटल राइट्स का आप उल्लंघन करेगा, कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक है, निर्देशात्मक मतलब डायरेक्शन देता है। तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, उसका आर्टिकल नंबर मुझे बताइए। आर्टिकल कौन सा है कि किस फंडामेंटल राइट का प्रकृति आदेशात्मक ना होकर के निर्देशात्मक है। ओके, 3 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चन को आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन जीवन का अधिकार, दूसरा राज्य की परिभाषा, और तीसरा किस आर्टिकल या कौन सा फंडामेंटल राइट आदेशात्मक ना होकर के निर्देशात्मक है। ओके, चलिए अब चलेंगे हम लोग बलबन की तरफ, मिडवल हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, कोशिश करेंगे। तो जैसा लास्ट वीडियो में हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को कि बलबन नसीरुद्दीन मोहम्मद के 1245 से 1266 का जो पीरियड रहता है उसमें ज़्यादा एक्टिव होता है। सारी पावर इसके हाथ में आ जाती है। ठीक, सारी पावर इसके हाथ में आती है और उसी से एक बलबन का उत्थान होता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जब अलाउद्दीन मसूद शाह को उतार के बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को बैठाते तो उस समय उसका शक्ति का उत्कर्ष होता है और धीरे धीरे ये सुल्तान बनता है। ठीक, तो चलिए हर एक पॉइंट को स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। ओके, बलबन टू 1266 to 1286। अब देखिए कुछ लोग 65 बोलते हैं और कुछ लोग 87 बोलते हैं, तो मैंने बीच का रास्ता अपना लिया। ठीक, इसमें आपका ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अब देखते हैं, थोड़ा सा इनके प्रोफाइल चेक कर लेते हैं।
कौन कौन सी बलबन ने उपाधियां दी गई हैं बलबन को। सबसे पहले तो उलूग खां, उलूग खां की उपाधि मिली थी। ओके, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन की उपाधि दी गई थी। ठीक, जिले इलाही, जिले इलाही, या फिर यही किसी को ही किसी किसी बुक में बताया गया है जिल्ली इल्ली, किसी किसी बुक में इसको जिल्ली इल्ली भी बताया गया है, दोनों एक ही है। ठीक, नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, ओके। एक और है नासिर अमीर अल, नासिर आमिर अल मैमून, ऐसे कुछ है, मुझे थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में। नासिर अली अल मैमून, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, अभी आगे मैं बता दूंगा। ठीक, तो आगे चल लें इसके बारे में। देखिए, एक हो गई, इनकी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। उलूग खां, उलूग खां को किसने दी थी? देखिए 1249 में जब बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह तत्कालीन सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से कर दिया था, तो नसरुद्दीन महमूद ने उसको उलूग खां की उपाधि दी थी और साथ ही साथ नायाब ए ममलिकत का पद भी दिया था। तो ये इससे दो फायदे हुए थे, अपनी पुत्री का विवाह करने से उलूग खां की उपाधि मिली थी और सुल्तान के इक्विवेलेंट जो पद था नायाब ए ममलिकत, उस पर उसकी पद भी मिला था। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, मेडिवल हिस्ट्री एक चैन की तरह बंदी है, तो आप एक वीडियो बीच का पर्टिकुलर वीडियो ना देखकर शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो कुछ बातें आपको ऑलरेडी समझ में आएंगी। जैसे नए व्यूअर्स हैं उनको नायाब ए ममलिकत नहीं समझ में आएगा, तो लास्ट वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने काफ़ी एलैबोरेट किया है नायाब ए ममलिकत को। गयासुद्दीन जब सत्ता में बैठता है, जब राज्यारोहण करता है तो गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है, स्वयं धारण करता है। जिल्ले इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब या अल्लाह का प्रतिबिंब। ठीक है, ईश्वर का प्रतिबिंब, ये भी उसने खुद धारण की थी। नियाबत ए खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। और ये है नासिर अल अमीन मैमून। ये वर्ड मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि टोन नहीं बन रही है, तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक, इसका मतलब होता है खलीफा का दायां हाथ। ये खुद को कहा करता था, नासिर आमिर अल मैमून ये खुद को कहा करता था, मतलब खलीफा का दायां हाथ। जब हम लोग इसकी प्रशासनिक, जब कहा जाए बलबन का हम वैल्यूएशन करेंगे, तो जब धार्मिक व्यू पर चर्चा करेंगे तब इसका पॉइंट आएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बलबन की उपाधियों बारे में पढ़ा। कब? एक बार उसको आप देख लीजिएगा। उलूग खां को क्या उलूग खां को नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। गयासुद्दीन जब राज्यारोहण किया था, जिले अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब कहता था, नियाबत खुदा ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, और नासिर अल अमीन महमूद इस खलीफा का दायां हाथ। ओके, अब हम लोग और आगे चलेंगे, थोड़ा सा अब चलेंगे, थोड़ी सी लाइफ पीरियड देख लें क्या क्या था। देखिए, बलबन का जो बलबन था ये था इलबारी जाति का। इलबारी जाति, जब हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत शुरू की तभी बताया था इलबारी, दो इलबारी वंश शुरू होते। एक तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, उसकी जाति इलबारी थी। ठीक, और शमशी वंश था। उसी तरह इसकी जाति तो इलबारी है, लेकिन अफरासियाब इसका वंश है। और ये अफरासियाब इसको वंश को कहाँ पे मेंशन किया गया है? शाहनामा में मेंशन किया गया है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। ठीक, अफरासियाब वंश का था, इसीलिए अब देखिए जाति हो गई इलबारी और वंश हो गया अफरासियाब। बचपन में इसको मंगोलों ने बंदी बना लिया था। ओके, बचपन में मंगोलों ने इसे बंदी बना लिया था।
बंदी बनाए थे, लेकिन 1233 में इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया। 1233 में इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया था, क्योंकि योग्य तो था ही, नो डाउट, जो योग्य तो था ही, इसीलिए उसी योग्यता को देखते हुए इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया और तत्काल कुछ ही दिनों में ये अपनी योग्यता के दम पर चालीसा में इसका सिलेक्शन हो गया। कुल चालीसा में इसकी नियुक्ति मिल गई। ठीक है, जहाँ चालीसा में नियुक्ति तो मिली, चालीसा में ये जब शामिल हो गए, नियुक्ति मिली, धीरे धीरे जब इल्तुतमिश के 1236 से मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी शक्तियों को बढ़ावा करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे चालीसा में जितने सरदार होते हैं उनका एक कहा जाए मुख्य पॉइंट बन जाता है। उनकी मतलब सभी सरदारों को विश्वास जीत लेता है। योग्यता, टैलेंट, चातुर्य, कूटनीति सब तो इसके अंदर पहले से ही थी, तो धीरे धीरे सभी सरदारों को अपने पक्ष में कर लेता है। और इसी के आधार पर 1245 में अलाउद्दीन मसूद शाह को रिप्लेस करते हुए अपनी एक कठपुतली नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठालता है और इसी के साथ यहाँ पर एक कहा जाए बलबन का राजनीतिक उत्कर्ष होता है 1245 में। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, 1249 में ये अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर देता है। तो इसके कारण उसे दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा उलूग खां की उपाधि मिलती है और दूसरा फ़ायदा होता है नायाब ए ममलिकत का प्रमोशन, पद मिल जाता है, मतलब प्रमोशन हो जाता है। अब ये सुल्तान के इक्विवेलेंट हो गया। नासिरुद्दीन महमूद को लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस नासिरुद्दीन महमूद धार्मिक प्रवृत्ति की था, कुछ करता रहता था नहीं, और असली पावर बलबन के हाथों में थी। 1266 में क्या होता है, 1266 में बलबन खुद सुल्तान बन जाता है। अब नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बताया जाता है, उसको उसकी मृत्यु हो जाती है, या कुछ राइटर्स कहते हैं कि बलबन ने उसको मरवा दिया। अब बलबन 1266 में पूरी पावर में आ गया। अब यहीं से एक नए वंश की उदय होता है, एक नए वंश का उदय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बलबनी वंश या फिर द्वितीय एलबारी वंश। इतना आपको समझ में आएगा। ये बलबन का बायोग्राफी होगा, जो उसका रिकैप जैसे बोल सकते हैं, कैसे उसे गद्दी पर बैठे। इतना हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे आज पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे उसने उस समय की सामाजिक राजनीतिक सभी स्थितियों को हम लोग कंपैरिजन करते हुए, एनालाइज करते हुए कैसे बलबन ने सुधार किया सभी परिस्थितियों में, सभी समस्याओं से लड़ा। क्यों बलबन को एक कहा जाए इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सुल्तान कहा जाता है, दूसरी वास्तविक सुल्तान कहा जाता है। अब देखिए, जब ये बलबन यहाँ पर सुल्तान बन जाता है और यहाँ से देखिए एक बंदी का जीवन स्टार्ट करता है और एक सुल्तान बन जाता है, तो राइटर्स इसके बारे में कहते हैं, ये सेंटेंस पूछा गया है एग्जाम में कि राइटर्स इसके बारे में कहते हैं। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि एक मलिक होते हुए वह खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया। ठीक है, एक मलिक होते हुए वह खान हो गया और देन सुल्तान हो गया। ये सेंटेंस पूछा जाता है एग्जाम में, सिर्फ यही सेंटेंस बोल दे देते हैं जो किसके रेफरेंस में कहा गया। एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा, एक मलिक होते हुए वह खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया। ठीक है, बलबन के बारे में कहा जाता है। अब देखिए, बलबन गद्दी पर बैठा, ठीक, गद्दी पर तो बैठ गए, सुल्तान तो बन गए, लेकिन क्या अभी दिल्ली सल्तनत की स्थिति सही हो गई है? चालीसा और सुल्तान के बीच में जो विद्रोह संघर्ष चल रहा था, क्या वो ख़त्म होने से क्या दिल्ली सल्तनत की स्थिति सुधर गई है? बिल्कुल नहीं, अब तो स्थिति और ख़राब हुई है। अब स्थिति और ज़्यादा ख़राब हुई। देखिए कैसे, अब दो एंगल आ रहे हैं, दो एंगल में आप समझने को सीखेंगे। देखिए, एक लंबे समय से लगभग 50 सालों से ये माना जाए 40 ईयर्स ऑलमोस्ट लीजिए, इल्तुतमिश के बाद चालीसा कंट्रोल खत्म होता है, चालीसा पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो चालीसा और सुल्तान के बीच में संघर्ष छिड़ रहा होता है। संघर्ष छिड़ने से दो तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। पहली इंटरनल और फिर एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ गया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ गया। क्या, कैसे बिगड़ गया? कोई भी सुल्तान को दो थप्पड़ मार के रास्ते से हटा देता था। अभी तक तो यही चला, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये सब चालीसा का एक तरह से कठपुतली थे। जब चालीसा जिसको चाहती थी हटा देती थी। क्या गारंटी थी कि अब बलबन बना है, बलबन को नहीं हटाया जाएगा? तो बलबन का मेन टारगेट ये था कि राज्य में कानून व्यवस्था लागू कीजिए। ठीक है। दूसरा क्या था?
पावर का पोलराइजेशन किया जाए, जो सुल्तान की शक्ति चालीसा के हाथ में चली गई थी, अब वो सुल्तान का कहना था कि उस पावर को रीजनरेट किया जाए, यानी कि रिन्यूअल किया जाए, पावर को रिन्यूअल किया जाए। और रिन्यूअल कैसे किया जाएगा, उसके भी दो रास्ते उसने प्लान बनाया। पहली बात तो जनता के पब्लिक के बीच में जो सुल्तान की इज्जत है उसको वापस किया जाए, क्योंकि पब्लिक के बीच में सुल्तान की कोई इज्जत ही नहीं, वो जानते थे आज है कल नहीं, कल इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा या मार दिया जाएगा। तो पब्लिक के बीच में राजा का कोई इज्जत ही नहीं थी या कोई सम्मान नहीं था। पब्लिक जनता प्रजा राजा का से डरती ही नहीं थी। कुल मिला के एक वन वर्ड में बोला जाए कि राजा की पद प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, उसको वापस लाना। और दूसरा क्या था, जो चालीसा की शक्ति थी उसको कहा जाए खत्म करना। जो चालीसा का एक छत्र राज था, इन सभी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आप बस थोड़ा सा कहा जाए प्रीव्यू लीजिए, अभी सब पॉइंट को एक एक करके डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे हम लोग। दूसरा इधर देखिए, पहला तो लॉ एंड कानून व्यवस्था को अप्लाई कराना था। दूसरा था अपनी शासन को, अपने पद की पावर्स को फिर से रिन्यूअल करना था, फिर से वो शक्ति पानी थी जो सुल्तान की असली पावर होती है। अब दूसरी पावर क्या था, अब यहाँ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ क्या हो रही थी, एक संघर्ष की स्थिति लगी, लगभग 40 ईयर्स तक संघर्ष की स्थिति। उससे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के आसपास जो छोटे राज्य थे वो बगावत करने लगे थे, बगावत कर रहे थे, हमेशा लूटपाट कर रहे थे। और जो दूर के राज्य जिन्होंने इक़्तिदारी दी थी वो हमको पैसा भेज नहीं रहे थे, कर नहीं भेज रहे थे। ठीक, तो ये कहा जाए एक जैसे म्यूटनी वाली स्थिति आ गई। दूसरी क्या थी, मंगोल आ गए थे। देखिए मैंने लास्ट टाइम बता चुका हूँ, ऐसे अगर सपोज करिए भारत का नक्शा है, अगर ऐसे सपोज करिए कुछ मैंने, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम में हमेशा डर बना रहा है, उत्तर पश्चिम में हमेशा डर बना रहा है। तो यहाँ पे मंगोल लाहौर तक आ जाते हैं, इसके टाइम पीरियड में लाहौर तक मंगोल आ जाते हैं और वो दिल्ली पे हमला करने का मौका बस देख रहे होते हैं कि दिल्ली पे कब हमला किया जाए और बलबन को गद्दी से हटा दिया जाए। तो देखिए बलबन जब गद्दी बैठा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी है, राज्य में कानून का शासन नहीं है। दूसरा, सुल्तान के पास कोई पावर ही नहीं, कोई शक्ति ही नहीं बची, सारी शक्ति चालीसा के बाद है। और क्यों, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट ही नहीं है सुल्तान को। तो पब्लिक को विश्वास जीतना और साथ ही साथ चालीसा का दमन करना, ये उसकी नीति रहेगी। तीसरा, जो विद्रोह कर रहे हैं, जो उसके लोग भी विद्रोह कर रहे हैं, जो उसके इक़्तिदार हैं, जो पैसा नहीं भेज रहे हैं, वसूल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी ठीक करना, और जो अन्य राज्य हैं वो जो विद्रोह कर रहे हैं उनको भी ठीक करना। फिर मंगोलों पे जो जैसे आप लोग पढ़ेंगे, जैसे बंगाल, लास्ट टाइम में जब नसीरुद्दीन महमूद का पीरियड हम लोग पढ़ रहे थे तो बंगाल को फ्री कर दिया गया था, लेकिन अब बंगाल को फिर पाया जाएगा, बंगाल विजय की जाएगी, मंगोलों को रोका जाएगा। ओके, तो इन सब पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, तो चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम लोग थोड़ा सा बलबन के बारे में, उसका राजस्व का सिद्धांत और बलबन किस तरह के शासन नीतियों को अप्लाई करना चाहता था, उन सब पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। चलेंगे अब लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बलबन के बारे में पढ़ा, सबसे पहले तो उसकी मेन टारगेट होता है कानून व्यवस्था को रिन्यूअल करना, और जो एक लंबे समय संघर्ष की स्थिति बन रही है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, तो राजस्व का भी वापस लाना। इसीलिए बलबन ने राजस्व संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। राजस्व संबंधी सिद्धांतों पे एक विस्तारवार चर्चा की थी। तो एकमात्र शासक कहा जाता है जिसने राजस्व के संबंधों के बारे में, राजस्व को कहा जाए कंसोलिडेट करने के लिए एक सिद्धांतों की कोई चर्चा की, एकमात्र शासक कहा गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला इसका काम था राजस्व का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत व शक्ति का पुनर्गठन, व शक्ति का या कहा जाए पद प्रतिष्ठा का पुनर्गठन। ठीक है, पद प्रतिष्ठा का पुनर्गठन। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा, लिखूँगा कम, तो आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला राजस्व के बारे में बता दूँगा, इस बारे में कुछ खास नहीं है कि राजस्व सिद्धांत के बारे में मैंने इकोनॉमी सुधारने के लिए बलबन ने काफ़ी
प्रयत्न किए। जब इक्केदारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या उसने किया था। बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्व सिद्धांत का दैवीय सिद्धांत, जैसे बोलते हैं राजस्व का दैवीय सिद्धांत भी बोलते हैं, राजस्व का दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने किया। ठीक, अब देखिए पद प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ेंगे। अब मेन कार्य इसका यही था, मेन कार्य था कि जनहित में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को व्यवहारिक बनाना, जो एक कहा जाए एक क्षीण अवस्था में पहुंच चुकी थी, उस पद प्रतिष्ठा को व्यवहारिक बनाना, मतलब एक आदर्श सुल्तान के रूप में जनता उसकी पहचान करे। इसलिए कहा जाए बलबन ने एक कहा जाए निरंकुश शासक की नीति अपनाई, निरंकुश शासक की नीति अपनाई। चलिए उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो बलबन ने जब पद प्रतिष्ठा को पुनर्गठित करने की कोशिश की तो देखिए उसने कहा जाए उपाधि धारण की थी नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई। इसका मतलब ये होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, जैसे हम लोग बता चुके हैं ईश्वर प्रतिनिधि, मतलब बलबन अपने आप को सुल्तान का प्रतिनिधि मानता था। उसका कहना था सुल्तान के पैगंबर के बाद उसी का स्थान आता है, ये बलबन कहता था सुल्तान पैगंबर के बाद उसी का स्थान आता है, और इसीलिए वह स्वयं को जिल्ले इलाही भी बोलता था, जिल्ले ए इलाही, मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक, ये इसीलिए उसने अपने आप को मतलब कहा जाए अपने रॉयल्टी पेश करने के लिए ये सब अपने उपाधि धारण की थी। अब इसमें एक मैंने कहा एक निरंकुश, एक डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी उसने अपनाई थी, अपने आप को निरंकुश शासक के रूप में बताया। तो जब इस बात को उसने अपने जनता के सामने रखा, नियाबत ए खुदाई और जिल्ले इलाही, इन दोनों उपाधियों धारण करते हुए जनता के बारे में रखा, और ये कहा कि जो सुल्तान का हृदय होता है वो ईश्वर की कृपा का भंडार होता है, सुल्तान का जो हृदय होता है वो ईश्वरीय कृपा का भंडार है, ईश्वरीय कृपा का भंडार है, का भंडार है। थोड़ा बस समझने की कोशिश करिएगा। और जो सुल्तान कार्य करता है वो ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करता है। ठीक, ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करता है, मतलब जो वो कर रहा है उसके लिए ईश्वर उसको प्रेरित कर रहा है। तो इसीलिए सुल्तान द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करना निषेध है, मतलब सुल्तान जो कार्य कर रहा है वो सुल्तान नहीं कर रहा है, वो ईश्वर कर रहा है। इसीलिए ईश्वर द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती। जो वो कर रहा है सुल्तान वो सब सही है। कुल मिला के इनडायरेक्टली उसने जनता पर अपनी निरंकुशता थोपने की कोशिश की। ठीक, इसी तरह उसने कहा जो ईश्वर, जो सुल्तान कार्य कर रहा है वो ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा है, इसलिए जनमानस को, आम जन को यह कोई अधिकार नहीं है कि ईश्वर के प्रेरणा या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध या उसके कार्यों की आलोचना करना। ठीक, पहला पॉइंट यह हो गया। दूसरा पॉइंट उसने क्या किया, अपने पद को एक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया, पद को संस्था के रूप में स्थापित कर दिया, सुल्तान का पद। अब इसके दौर के उसने क्या किया, देखिए उसने कई कार्य किए। पहला, सामान्य लोगों से तो बातचीत ही नहीं करता था, मतलब बड़ा आदमी हो गया, सामान्य लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। बातचीत करना, सामान्य लोग मतलब जो आम जनमानस है, या कुछ राइटर बोलते हैं निम्न कुल के लोगों से। तो अगर साधारण लैंग्वेज में कहा जाए तो सामान्य लोगों से बातचीत नहीं करना बंद कर दिया, और मिलता भी नहीं था, उनसे मिलता भी नहीं था। ठीक, और बातचीत सिर्फ बातें जो करता था वो अपने सिर्फ दरबार में बातें सिर्फ वजीर से करता था, दरबार में भी अपने ज़्यादा किसी से नहीं बोलता था। ठीक, कुल मिला के अपने आप को एक रॉयल, एक कहा जाए एक एक्सेप्शनल प्रदर्शित, अपने आप को एक्सेप्शनल डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था बलबन। कहा जाए एक जनमानस को डरा दिया था कि उस सुल्तान का डिसीजन ही सब सर्वमान्य है, उसके अगेंस्ट आपको बोलने का कोई हक नहीं है। तो अब देखिए, जब किसी से मिलोगे नहीं, कोई आपके बारे में जानेगा नहीं, तो आपसे डरेगा ही है। जिसके डिसीजन इतने खतरनाक है वो खुद कितना खतरनाक है। वो इस तरह की कहा जाए एक अनसुलझी पहेली के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता था। और क्या बातें बताई उसने, देखिए जब वो सुल्तान बन गया
तो अपने सारे दोस्त यारों से भी मिलना बंद कर दिया। आमोद प्रमोद मद्यपान करना, हंसी मजाक करना, इस तरह की कोई बातें नहीं कर रहा था। यानी कि आमोद प्रमोद की सारी एक्टिविटी पर उसने स्वयं तो रोक लगा ही लगाई, साथ ही जनता पर भी रोक लगा दी। स्वयं तो लगी और साथ में जनता पर भी रोक लगा दी। ये इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, जैसे जनता में नृत्य, संगीत, उत्सव, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी इसकी। और क्या, बहुत ही गंभीरता से जीवन जीता था, इसकी गंभीरता से जीवन जीता था। और ना तो दरबार में खुद हंसता था, मतलब वो एक जो नॉर्थ कोरिया के शहंशाह, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है ना, उसी तरह कुल मिला के दरबार में ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसने की अनुमति थी, इतनी गंभीरता से। और इसकी गंभीरता के बारे में ये बताया गया है कि इतना गंभीर रहता था दरबार में कि इसके जो ज्येष्ठ पुत्र और सबसे प्रियतम पुत्र था, युवराज शहजादा या फिर युवराज मोहम्मद या शहजादा मोहम्मद, कुछ राइटर्स युवराज मोहम्मद लिखते हैं और कुछ राइटर्स शहजादा मोहम्मद लिखते हैं। उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी ये जब दरबार में बैठा होता है तो उसकी मृत्यु के बारे में समाचार मिलता है तो भी चुपचाप सुन लेता है, उसके बारे में कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं करता है। लेकिन आगे बताया जाता है कि दरबार में तो उसने किसी तरह की संवेदना नहीं व्यक्त की, लेकिन अपने कक्ष में जाकर वो बिलख कर बहुत रोया था। मतलब कुल मिला के वो अपने आप को निरंकुश गंभीर प्रदर्शित कर रहा था और सिर्फ राज्य के हित में प्रदर्शित कर रहा था कि राज्य में जो सुल्तान की प्रतिष्ठा है वो वापस आ जाए। अगर हंसी मजाक करेंगे तो कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा सबके सामने। तो अपने पद को, प्रतिष्ठा के लिए वो इससे बड़ा कहा जाए उसने अपना योगदान दिया था। गंभीरता थी, राज्य में एक ड्रेस यूनिफॉर्म में आता था, यूनिफॉर्म डिसाइड कर दी थी खुद के लिए भी और दरबारियों के लिए भी। ये नहीं कि मैं ही पहन के आऊँगा, खुद तो सारे अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए पूरी रॉयल्टी के साथ दरबार में आता था और साथ ही साथ अपने दरबारियों को भी ये सख्त हिदायत दी कि सब कोई यूनिफॉर्म में आएगा। ये नहीं कोई सूट पहन के आ रहा, कोई शेरवानी पहन के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, सब कोई एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में आएगा। तो इस तरह की कई बातें थी जो उसने अपने दरबारियों के साथ बताई। और एक बहुत अच्छी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी वो कहा था कि दरबार में उसने कुछ एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़ को करना शुरू किया। जैसे 2 प्रथाएं इसकी बहुत पॉपुलर हुई, सिजदा और पैबोस। ये क्या थी? देखिए, ये सिलसिला बीच का शुरुआत से इसको पकड़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र और पहला सुल्तान बलबन था जिसने अपने दरबार में गैर तुर्की प्रथाओं को प्रचलन में किया। ठीक है, गैर तुर्की प्रथाओं को प्रचलन में किया। उसी लिए ये तुर्की प्रथा नहीं थी, तुर्की में तो सलाम को जो उनकी सलाम करने की जो परंपरा थी वो रही होगी, लेकिन ये सिजदा और पैबोस थी गैर तुर्की परंपरा थी। सिजदा में घुटनों पर बैठकर सर झुकाया जाता था, ठीक है, सुल्तान का अभिवादन करने के लिए। और दूसरा पैबोस में क्या होता था? पैबोस में सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था। तो ये तो सिर्फ एक पार्ट है, इस तरह की उसने कई प्रथाएं शुरू की, गैर तुर्की प्रथाएं, जैसे सिजदा और पैबोस तो लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में देख लीजिए, जैसे उसने ईरानी नवरोज उत्सव बनाने की परंपरा शुरू की थी। नवरोज उत्सव जो एक ईरानी उत्सव है, नवरोज उत्सव मनाने की परंपरा स्टार्ट की थी। ये एक ईरानी उत्सव है, ठीक है। और उसने अपने निजी जीवन में भी गैर तुर्की परंपराएं स्टार्ट की, जैसे फ्रांसीसी, अपने जो पौत्रों का नाम था कैकुबाद और कैखुसरो, ये जो नाम थे ये फ्रांसीसी फ्रांसीसी परंपरा पे थे। तो इस तरह एक अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने दरबार में अपने शासनकाल में गैर तुर्की प्रथाओं को शुरू किया था, वो बलबन था। उसने गैर तुर्की परंपराओं शुरू किया, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया, सिजदा और पैबोस, नवरोज उत्सव, कैकुबाद, जो अपने पौत्रों के नाम थे वो फ्रांसीसी परंपराओं पर रखे हुए थे। ओके, तो जब इतनी सारे सामान्य लोगों से बातचीत नहीं, सामान्य लोग से मिलता ही नहीं था कुल मिला के, इसको अपॉइंटमेंट आम लोगों से मिल ही नहीं पाता था, बड़े बड़े लोगों से मिलता था। दूसरी बात कि वजीर से ही बातें करता था, किसी से बात नहीं करता था ज़्यादा,
ठीक है। आमोद प्रमोद की सारी एक्टिविटीज होती है, मद्यपान करना, नृत्य देखना, संगीत सीखना, है ना, संगीत सुनना, और खुद तो करता ही नहीं था, साथ में राज में भी इसको प्रोहिबिट करा दिया था। गंभीरता से रहता, तो गंभीरता मैंने बताया कि पुत्र की मृत्यु पर भी इसने किसी तरह की संवेदना नहीं व्यक्त की, बाद में अकेले में जाकर खूब रोया भी था। यूनिफॉर्म अलॉट कर दी थी पूरे दरबारियों के लिए, खुद के लिए भी। सिजदा पैबोस अप्लाई किया, नवरोज उत्सव, कैकुबाद, ये सब उसने अप्लाई किया। देखिए इसकी एक समरी निकली है। समरी क्या निकली? अपने आप को एक आइडियल कि मैं इतनी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति, खुद अपने जीवन में एक कहा जाए इतने सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ, तो जनता के प्रति उसका सम्मान बढ़े। सम्मान के साथ साथ उसने कहा सम्मान तो साथ ही साथ उसको डर भी उसको अप्लाई कराना था। ठीक, एक कठोर नियम और निरंकुश शासक की भूमिका में उसका देखा जाता है। याद रखिएगा, कठोर और निरंकुश शासक के रूप में बलबन को जाना जाता है। जनहित में, जनसाधारण में उसकी छवि एक कठोर और निरंकुश शासक के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसीलिए इसी सभी नीतियों को, इसकी नीतियों को लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। लौह मतलब कठोर और रक्त माने निरंकुश या हिंसक। लौह और रक्त की नीतियाँ, ठीक, ये पूछा भी गया कई बार वन वर्ष में, को क्या वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया, लौह और रक्त की नीति किस शासन ने चलाई थी? तो लौह और रक्त की नीति बलबन ने चलाई थी। मतलब अब आपको समझ में आया, लौह मतलब सख्त कठोर कानून, कोई भी तोड़ेगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा, और रक्त की नीति अभी हम समझा रहे हैं, मान जाइए, नहीं तो हम आप पे हिंसा करेंगे, आपको साफ कर देंगे। रक्त की नीति का भी डिस्क्रिप्शन विद एग्जाम्पल आपको चालीसा के दमन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने सिर्फ लौह की नीति समझ में, कठोरता से अपने नियमों का पालन किया, गंभीरता से अपने नियमों का पालन किया, राइट। तो अब हम लोग चलेंगे चालीसा के दमन की तरफ। दूसरा पॉइंट, अभी उसने कानून व्यवस्था ठीक कर ली, मतलब पद को प्रतिष्ठा तो दे दी, लेकिन पावर का रिन्यूअल करना उसको, पद को, क्योंकि पावर को रिन्यूअल कर, क्योंकि क्या पता आज हम बैठे कल चालीसा हमको हटा दे, क्योंकि असली पावर सुल्तान की चालीसा के पास ही थी। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे चालीसा का पतन उसने कैसे किया। और याद रखिएगा, पेट क्वेश्चन होता कि एग्जाम में क्वेश्चन को जरूर पूछा था कि चालीसा का दमन किसने किया था? तो किसने किया था? बलबन ने। चालीसा कौन थी? 40 सरदारों का समूह था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था अपने राज्य में, कहा जाए कंट्रोल करने के लिए। जब तक इल्तुतमिश जीवित रहता है तब तक चालीसा का कंट्रोल उसके हाथों में रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे चालीसा अपने राज्यों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और एक स्टेज पर आके एक लंबे संघर्ष के बाद चालीसा की विजय होती है, और चालीसा सुल्तान भी चालीसा कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन बलबन के आने पर, क्योंकि वो चालीसा का ही सदस्य था, तो इस पर कहीं ना कहीं एक दोनों में कोऑर्डिनेशन बढ़ गया था कि सुल्तान और चालीसा दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। लेकिन अब बलबन चाहता था नहीं, सुल्तान का ही, क्योंकि पद की प्रतिष्ठा उसे बनानी थी, और पद सुल्तान के कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए उसने चालीसा को दमन करने का निर्णय लिया। अब निर्णय मतलब सबके सामने स्पीच देके बोलने थे कि अब मैं चालीसा खत्म कर दूंगा, उसने इंटरनली ये डिसीजन लिया कि चालीसा का दमन करूंगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया जाता है, चालीसा के दमन के पीछे बलबन का उद्देश्य क्या था? एक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पद की, कहा जाए पद की प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो इस थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, 3 उद्देश्य के बताए गए थे। 3, पद की प्रतिष्ठा को बनाना, जनता को ये बताना कि इस राज्य में सबसे ताकतवर सुल्तान ही है, और सुल्तान के अगेंस्ट कोई भी उंगली उठाएगा तो उसको हम अपनी पॉलिसी से दंडित करेंगे। इसीलिए उसको कहा जाए ये कि अपनी पावर दिखाने, जनमानस में अपनी पावर प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा साधन के रूप में चालीसा का दमन उसका सूझा। दूसरा क्या था? पावर को रिन्यूअल, मतलब पावर का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण, इसका दूसरा टॉपिक था। तीसरा था अपने वंशजों के लिए सुल्तान का पद सुरक्षित कर देना। ठीक है, वंशजों के लिए सुल्तान का पद सुरक्षित करना। रीज़न क्या था कि अभी तो बलबन चालीसा सदस्य है तो बने बैठे हैं सुल्तान, क्या पता भविष्य में इल्तुतमिश जैसी हालत हो जाए कि जहाँ इल्तुतमिश जाते हैं फिर चालीसा का जो इच्छा होती है उसी को सुल्तान बनाते हैं। इसीलिए बलबन ने इन 3 पॉइंट्स पर चालीसा के दमन का डिसीजन किया। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी पावर को जनता के सामने प्रदर्शित करना, यदि कोई हमारे अगेंस्ट आएगा तो हम उसका दमन कर देंगे। अब इसके लिए उसने किया क्या?
चालीसा को अगर इकट्ठा खत्म कर दोगे तो ऐसा तो है नहीं, सेना उनके कंट्रोल में है, विद्रोह कर देंगे, धरी धराई पूरी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। तो उसने एक अच्छा प्लान बनाया धीरे धीरे, मतलब जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे जब, तो आप देखेंगे जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी आती है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिसी होती है। धीरे धीरे वो दीमक की तरह सब कुछ चाट रहे होते हैं, धीरे धीरे सब कुछ साफ कर देते हैं। और ये धीरे धीरे 1-2 महीनों में, 1-2 सालों में, 50-60 सालों में इनकी ये पॉलिसी चलती है। पहले युद्ध करेंगे, ट्रीटी करेंगे, फिर युद्ध करेंगे और फिर हरा देंगे। इस तरह यही पॉलिसी यहाँ पर चालीसों दमन में हटाई, लेकिन इतनी 50-60 सालों में नहीं, ये थोड़ी सी फास्ट चल रही थी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, पहले तो जो अच्छे अच्छे पद थे उसमें तो अपने तुर्की लोगों की नियुक्ति की, तुर्की लोगों की नियुक्ति की। चालीसा के अतिरिक्त जो अच्छे अच्छे पद थे नई नियुक्तियां दी गई, ठीक है। और चालीसा के सदस्यों को कहीं ना कहीं उसने कहा जाए व्यस्त रखा, शासन में इंटरफेयर करने के, धीरे धीरे इंटरफेयर, उनके हस्तक्षेप को थोड़ा सा कहा जाए कंट्रोल कर लिया, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। अब क्या किया, अब उसने कहा मेरी नीति है, देखिए अच्छे अच्छे पदों पे ये बैठे हैं, तो उसके आदमी बैठे हैं, उसके समर्थक बैठे हैं, और कंट्रोल भी सारे, यूनिटी बन नहीं पा रही है। अब उसने कहा लॉ और रक्त नीति को याद रखना, मेरे नियम शुद्ध कठोर हैं, यदि कोई नहीं मानेगा तो उसको हम सजा देंगे, दंड देंगे। इसी के लिए, इसी को कहा जाए समरी के तौर पे राइटर्स लिखते हैं कि चालीसा का दमन करने में बलबन ने, ध्यान सुनिएगा, चालीसा के दमन करने में बलबन ने कपटपूर्ण और बर्बरता की नीति अपनाई थी। उसने ईमानदारी ये नीति नहीं अपनाई, उसने ज़बरदस्ती कपटपूर्ण और बर्बरता की नीति अपनाते हुए चालीसा का दमन किया था। ऐसे तो उनको हरा ही नहीं सकते थे। तो कपटपूर्ण उसने क्या किया, जनमानस में को दिखाने के लिए अपने रूल के, देखिए चालीसा का मैं ही सदस्य हूँ, चालीसा के लोग गलती करेंगे तो मैं उनको कितनी सज़ा दे रहा हूँ, तो आम आदमी गलती करेगा, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसने क्या किया, चालीसा के जो सदस्य थे उनको छोटी छोटी गलतियों पे बड़ी बड़ी सज़ा दी। जरा से अगर कोई उनके अगेंस्ट शिकायत आ जाती थी तो उनको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती थी। जैसे एक बदायूं का गवर्नर था मलिक बकबक, नाम याद रखिएगा, फिर से आएगा भी ये नाम, मलिक बकबक। इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा जरूर, मलिक बकबक बदायूं गवर्नर था। इसने एक बार अपने दास को इतना पीटा था वह मर गया था। इस बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक ने, चालीसा सदस्य था, तो बदायूं के गवर्नर को मलिक बकबक ने अपने दास को इतना पीटा कि इसको मर गया था। तो एक शिकायत आती है बलबन खान, तो बलबन ने इसे जनता के सामने 500 कोड़े लगाने का हुक्म दे दिया था। जनता के सामने चालीसा के सदस्य की बेइज्जती हो रही, इससे कहा जाए चालीसा का भी कहीं ना कहीं मान मर्यादा कम होगी। जनता के सामने, हर काम जनता के सामने करवा रहा था कि जनता के सामने देख लीजिए चालीसा को दमन हम किस प्रकार कर रहे हैं, हर काम जनता के सामने। दूसरे की एक इनका इक़्तिदार था हैबात खां। इसने अपने नौकर को अत्यधिक पीटा था शराब के नशे में। देखिए मलिक बकबक ने तो अपने दास को इतना पीटा कि वो मर गया था, इसलिए मारा। अब इसने हैबत खान ने, ये भी चालीसा सदस्य था, इसने अपने शराब के नशे में अपने एक नौकर की हत्या कर दी थी। तो इसको क्या किया कि जनता के सामने कोड़े लगवाए, कोड़े तो लगवाए जनता ही के सामने, और फिर क्या किया, इसको एक दास के रूप में बेच दिया। ठीक, सारी रॉयल्टी इनकी छीन ली, बिक गई इनकी रॉयल्टी। लेकिन जब 10 रुपये बिक गया तो 20,000 टंका देकर ये आज़ाद भी हो गया था। ठीक है, वो बात की बात है। एक और केस आता है अमीन खां, ये भी एक इक़्तिदार होता है बंगाल। इसको बंगाल विजय के प्रथम, जब बंगाल विजय के बारे में पढ़ेंगे तो उसका नाम फिर से आएगा। तो अमीन खां को बंगाल विजय के लिए भेजता था, लेकिन वो हार जाता है। तो इसको मरवा कर इसके बॉडी को फाटक पर लटकवा देता है जनता के सामने। फाटक पर लटकवा दिया था जनता के सामने। देखिए चालीसा के सदस्यों के महत्व को जनता में कम करने के लिए हर काम जनता के सामने करवा रहा है बलबन। फिर एक है शेर खां, ये बहुत ही शेर खां बहुत ही बहादुर महान योद्धाओं में इसका नाम, उस तत्कालीन महान योद्धा में गिना जाता था। यह इतना बहादुर था कि बलबन भी इसका लोहा मानता था।
ठीक है, इतना बहादुर था कि पंजाब की खोखर जनजाति और मंगोल भी इससे डरते थे। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि कितने पंजाब की खोखर जनजाति तो डरती रहती थी, साथ में मंगोल भी। जब तक बलबन ने इसको उत्तरी पश्चिमी सीमा पे मंगोल को रोकने के लिए नियुक्त किया था, तब तक मंगोल आए नहीं थे अटैक करने, तब तक उन्होंने लाहौर को जीत नहीं पाए थे, है ना, वो सीमा के बाहर ही रहे, अंदर नहीं आ पाए। लेकिन इसको भी बलबन विष दे के मरवा देता है। लेकिन देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं 40 का सदस्य था इसलिए मरवा देता है, लेकिन कुछ राइटर ऐसा बताते हैं कि इसकी बहादुरी से, इसकी वीरता से बलबन ईर्ष्या करने लगा था, इसलिए इसको विष दे के मरवा दिया था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, याद रखिए, मलिक बकबक, हैबात खां, अमीन खां और शेर खां, 4 बार। तो इस तरह धीरे धीरे उसने चालीसा की शक्ति को दमन किया और एक स्टेज पर आकर चालीसा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, सत्ता में बलबन की पूरी तरह से पकड़ बन चुकी है, क्योंकि अब उस पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। देखिए, राजस्व से उसके पास पैसा आ चुका है, जनता में सम्मान पद प्रतिष्ठा उसकी बन चुकी है, और एक जो चालीसा था, जो उसके कार्यों को बाधा पहुंचा सकते थे, जो उसके रूल्स तोड़ सकते थे, उसका मेन कहा जाए बाधा भी दूर हो गई। अब वो एक कहा जाए एक स्वतंत्र सुल्तान बन चुका है। अब उसके पास देखिए इंटरनल प्रॉब्लम सारी शॉर्ट आउट कर ली, चालीसा का दमन भी कर लिया, जनता की नज़र में एक निरंकुश शासक और एक कठोर शासक के रूप में अपने आप को स्थापित भी कर दिया, एक कहा जाए जो संघर्ष की थी उसको ख़त्म कर दिया, एक कहा जाए एक स्थिर राज्य की एक परिकल्पना स्टार्ट कर दी। अब स्थिर राज्य, क्यों स्थिर राज्य मैंने वर्ड यूज़ किया, देखिए इसको एक एग्जाम्पल के बारे में समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि सन 2000 तक देखिए हमारे देश में एक उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सन 2000 तक ये कहा जाए क्राइम बहुत हद तक बढ़ा हुआ था, कुल मिलाकर काफ़ी पिछड़ा भी हुआ था और काफ़ी क्राइम भी बहुत बढ़ा हुआ था। लेकिन 2000 के बाद धीरे धीरे स्थिति सुधार होती गई, अब वो डेवलप करने लगा। कारण क्या था, मेन कारण था सत्ता का स्थायीकरण। उसके पहले सन 2000 तक कहा था मोटे तौर पर अगर देखें जाए उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार एक लंबे समय तक कार्यशील नहीं रह पाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सरकार आई उसने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो उससे क्या हुआ, एक योजनाएं प्रॉपर वे में आने लगी, सारा उसका कहा जाए रेवेन्यू एक प्रॉपर वे में आने लगा, क्राइम पर भी कंट्रोल होने लगा, धीरे धीरे हालात सुधार होने लगे। और आज की स्थिति क्या है कि कहा जाए डेवलपिंग नेशन स्टेट्स में उसका नाम गिना जाने लगा है। धीरे धीरे वो बदलाव धीरे धीरे होता और धीरे धीरे संभव भी होगा, लेकिन वो स्थिति नहीं थी। एक समय आप देख सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ कितना कहा जाए एक क्राइम के रेट्स में काफ़ी हाई था, लेकिन आज के डेट में धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार का वहाँ स्थायीकरण होता गया, एक कंटिन्यूस स्थिति बनने लगेगी, वहाँ डेवलप होने लगेगा। ठीक, यही स्थिति यहाँ पर हुई बलबन के कारण में। अब देखिए बलबन ने अपने पद को स्थिर कर दिया, अब उसको हटाने वाला कोई नहीं। कौन हटा कि जनता भी उसके कंट्रोल में है और चालीसा को तो रास्ते से हटा ही दिया है, जितने दरबारी हैं वो उसके आदमी उसके समर्थक हैं, तो अब उसके पद को स्थिरता मिल चुकी है। अब वो क्या करेगा, शासन तो प्रॉस्पर होएगा ही होएगा। अब उसके जो बाहर के दुश्मन हैं, जो उसके एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं, हस्तक्षेप कर उन पर वार करता है, तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बलबन की जो उसने इंटरनल एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करने के बाद अब उसने एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करना शुरू किया। तो आंतरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अब उसने बाहरी पर अटैक किया। तो अब देखिए चालीसा का दमन हो चुका है, लोग सुल्तान समझने लगे हैं, जनता का समर्थन मिल चुका है, लॉ और रक्त नीति के रूप में अपने आप को बिल्कुल रॉयल्टी मतलब तानाशाह के रूप में अपने आप को एक शासक रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। तो अब क्या होता है, उसके दरबारी उसको सलाह देते हैं, ध्यान सुनिए कुछ पॉइंट हैं सुन लीजिए। उसके दरबारी उसको सलाह देते हैं कि अब उसको अन्य राज्यों को जीतना चाहिए, अन्य राज्यों को इसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि बलबन यथार्थवादी था, उसको वास्तविक स्थिति को उसने पूरी तरह एनालाइज कर रखा था कि हमारी इंटरनल स्थिति अभी इतनी ताकतवर नहीं हो गई है कि हम अन्य राज्यों को जीतें। अन्य राज्यों पता चला हम अन्य राज्यों को जीतने जाएं, क्योंकि उसके आसपास के राज्यों में ही कई छोटे मोटे राज्य विद्रोह कर रहे थे, कई राज्य ऐसे थे
कई राज्य ऐसे थे जो कर नहीं, पैसा नहीं भेज रहे थे या कर नहीं भेज रहे थे। कई राज्य ऐसे थे जो उसके व्यापारिक कहा जाए रास्तों को लूट रहे थे, ठीक। और मंगोल तो ताक में थे ही कि आप कहीं माइंड डाइवर्ट हो, हम आप पर अटैक करें। तो इस तरह की स्थिति को उसने पूरी तरह एनालाइज कर लिया था। तो उसने जीवन भर यही नीति अपनाई कि मैं अन्य राज्यों को विजित नहीं करूंगा, अपने ही राज्यों को संगठित करूंगा, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं उनके विद्रोहों का दमन करूंगा। इस नीति पर उसने कार्य करना शुरू किया। तो इस नीति के तहत कार्य करने में उसके सामने जो सबसे पहले आंतरिक स्थिति में 3 या 4 पॉइंट उसके सामने आते हैं, उनको देखिएगा। तो पहला तो आता है दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र। अब सब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र। थर्ड क्या आता है? अवध जाने के मार्ग, अवध जाने का व्यापारिक मार्ग। इन सब क्षेत्रों में कुछ कहा जाए कानून व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही थी। फोर्थ, रुहेलखंड में कटेहरों का दमन। तो अब देख लीजिए दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या हो रहा था। दिल्ली के जो निकटवर्ती छोटे मोटे राज्य थे वहाँ पे मेवातियों का कहा जाए आतंक टाइप का हो गया था। मेवाती एक डाकू टाइप की जाति थी जो जंगलों में निवास करती थी और वो आए दिन प्रतिदिन दिल्ली क्षेत्रों में आके लूटपाट किया करते थे। मतलब प्रतिदिन एक दिन क्या, और इतनी लूटपाट करते थे कि जनता में भय व्याप्त हो चुका था। भय का स्तर इस स्तर पे था कि दोपहर की नमाज अदा करने के बाद नगर के फाटक बंद कर दिए जाते थे, ठीक। कुछ राइटर्स ऐसा भी लिखते हैं कि स्त्रियों को निर्वस्त्र करके उनको राज्यों में घुमाते थे, दौड़ाते थे, उनकी हत्याएं करते थे, उनके साथ निर्लजतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। इससे जब ये शिकायत बलबन के पास पहुंची तो बलबन ने इसके अगर तत्काल एक्शन लिया, क्योंकि कॉमन सी बात है, जनता का समर्थन चाहिए, जनता के बीच में सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना, तो इस तरह के कार्य तो आपको करने ही पड़ेंगे। जब दरबार में बलबन के पास शिकायत पहुंची तो बलबन तत्काल एक्शन लेता है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली के निकटवर्ती में मेवातियों का आतंक होता है, जो एक डाकू प्रजाति के लोग, मेवाती डाकू जनजाति होती है, जंगलों में निवास करती थी, है ना, और लोगों को आए दिन लूट रही थी। इतना भय व्याप्त था कि नमाज के बाद नगर के फाटक बंद कर देते थे। तो बलबन ने क्या किया, तत्काल रूप से दिल्ली के निकटवर्ती इलाकों में जितने भी जंगल थे सबको कटवा दिए, जंगलों को कटवा दिया कि अब तुम रहोगे कहाँ पर, जंगलों को कटवा दिया। फिर क्या किया, वहाँ पे थाने स्थापित करवाए, जो एरिया थे वहाँ पे थाने स्थापित करवाए और उसमें अफगान सैनिकों को कहा जाता है। अफगान सैनिक थोड़े से एग्रेसिव नेचर के होते हैं, कॉमन सी बात है, रक्त नीति को फॉलो कर रहा था, यदि कोई उसके कानून को तोड़ेगा तो उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। तो थाने में अफगान सैनिकों की नियुक्ति की और इसी कार्य के लिए उसने लगभग 3000 अफगान सैनिकों की भर्ती भी की थी। इसी कार्य के लिए 3 अफगान सैनिक भर्ती किए थे इसने, कि जनता में किसी भी तरह का भय व्याप्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो इसको दिल्ली का आदर्श सुल्तान बाद में कहा जाता है, दिल्ली का द्वितीय आदर्श सुल्तान कहा जाए, इल्तुतमिश के बाद द्वितीय आदर्श सुल्तान। इतना कहा जाए जनता में जो एक लंबे समय से जो भय व्याप्त था उसका उसने शॉर्ट आउट किया। दूसरा क्या था, गंगा यमुना का दोआब का जो क्षेत्र था, इसके जो राज शासक थे, जो क्षेत्र के जो छोटे मोटे राजा थे, वो अक्सर राजा को चैलेंज कर रहे थे, दिल्ली सुल्तान को चैलेंज कर, चुनौती दे रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, विद्रोह करते फिर छूट जाते, फिर थोड़ी देर शांत थे, फिर विद्रोह करते। तो उन्होंने क्या किया, आज्ञा दे दी, यहाँ जो उसके सैनिक तैनात थे उनको आज्ञा दे दी कि जो भी हमारे अगेंस्ट विद्रोह करे उसको आप खत्म कर दीजिए उसको। इस आदेश के बाद ही धीरे धीरे विद्रोह खत्म होने लगे। यहाँ पे उसने पूरी तरह कंट्रोल कर, मतलब सैनिकों को पूरी आज़ादी दे दी, यदि कोई आपके अगेंस्ट विद्रोह करे तो उसको आप
उसके साथ पूरा बर्बरतापूर्ण व्यवहार करिए। ठीक, अवध जाने के बाद अब यहाँ देखिए एक पॉइंट आता है, काफ़ी विवादित का पॉइंट भी कहा जा सकता है। यहाँ अवध जाने के जो व्यापारिक मार्ग थे उसमें जो राजपूत थे वो उसको लूट लेते थे। देखिए अब यहाँ पे कई क्वेश्चन पुटअप करेंगे, राजपूतों के बारे में ऐसा कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव वे में था। राजपूत जो थे वो इसलिए लूट रहे थे, कई राइटर्स उस बात को मेंशन भी नहीं करते हैं। तो राजपूत जब वो इसलिए लूट रहे थे, वे कभी नहीं चाहते थे कि अब इनके क्षेत्र में, उनके देश में तुर्की शक्ति का कहा जाए केंद्रीकरण हो या तुर्की संगठन पूर्ण रूप से संगठित हो जाए। तो यदि उनको लूटपाट करते रहेंगे, तो उनको डराते रहेंगे, उनसे युद्ध करते रहेंगे, तो कभी वो संगठित नहीं हो पाएंगे और जल्दी वो अपने देश छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए कई राइटर कहते हैं देशभक्त राजपूतों ने उनके व्यापारिक मार्गों पर खलल डाला। देशभक्त वर्ड यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर राजपूत का मेन मोटिव ये था, देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवादपूर्ण उद्देश्य था। वे चाहते थे कि तुर्कियों को यदि हम उनको बाधित करेंगे तो वो इस देश में अपनी शक्ति को संगठित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इनके उद्देश्य को पूर्ति नहीं मिलती, कारण क्या था, यूनाइट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ ही संगठन ऐसे थे जो ऐसी मानसिकता रखते थे, बाकी संगठन नहीं रखते थे, इसीलिए अपने उद्देश्य में पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं बलबन के रूप में। जब बलबन को ऐसा मिलता है तो बलबन यहाँ पे स्वयं आता है। ठीक, बलबन यहाँ पे स्वयं आता है और स्वयं आके 5 से 6 महीना रहकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। 5 से 6 माह रुक कर देखता है कौन लूट रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया उसने। अब यहाँ पे रुहेलखंड में कटेहरों का दमन, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सैनिकों को वसूली नहीं कर पा रहे थे, लोग इतना विद्रोह करते थे कि उनसे कर वसूल नहीं कर पा रहे थे इक़्तिदार जो थे। तो यहाँ पर बलबन ने क्या किया, अपनी शाही सेना भेज दी और बहुत हद तक रक्तपात हुआ। स्त्री, बूढ़े, वृद्ध, बच्चे सबको कहा जाए मार दिया गया। जो भी विद्रोह कर रहा था सबको मार दिया गया। ये कहा जाता है, कई राइटर्स लिखते हैं कि गाँवों में लाशों का ढेर लग गया था और जो सैनिक थे उन लाशों को वैसे ही हालत में छोड़ के चले गए थे। इस भारी रक्तपात के बाद कभी भी वहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ। अब भाई जो कोई बचेगा विद्रोह करने को तब तो विद्रोह होगा, यहाँ इन्होंने सबको तो मार ही दिया था, तो विद्रोह कहाँ से होगा। राइटर्स लिखते हैं कि इसके बाद भविष्य में कभी विद्रोह ही नहीं हुआ, कोई बचा ही नहीं वहाँ पर विद्रोह करने के लिए, तो विद्रोह कौन करेगा, ये भी तो बात सोचने वाली है। तो शाही सेना सबको मार दिया था। कई राइटर्स ऐसा लिखते हैं कि जो लाशें गांव में पड़ी हुई थी वो सड़ गई थी, तो उनकी बदबू गंगा तक पहुंची थी। ठीक, गंगा के क्षेत्र तक उनकी बदबू पहुंच रही थी। इस हद तक यहाँ पे रक्तपात हुआ था। मैंने बताया लौह और रक्त की नीति थी, यदि उसकी कोई बात नहीं मानता था तो उसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। और इसकी बात आपको इस पॉइंट में मिल जाएगी, बंगाल की पुनर्विजय। इस पॉइंट में बंगाल की पुनर्विजय, आप इस बात को पूरी तरह समझेंगे, कि उसकी बर्बरतापूर्ण नीति किस स्तर तक जा सकती है। यहाँ पर तो उसने सिर्फ रक्तपात किया था। अब देखिए बंगाल की पुनर्विजय। बंगाल के नसरुद्दीन महमूद, एक वीडियो लास्ट की वीडियो में आप लोग देखेंगे, नसरुद्दीन महमूद ने 2 बार विद्रोह दमन किया था बलबन के नेतृत्व में, लेकिन थर्ड टाइम जब विद्रोह हुआ था तो उसने कहा था ठीक है, अरसल खां को कहा था तुम बंगाल ले जाओ, हम ऐसे ही खुश रहेंगे, क्योंकि संत स्वभाव का आदमी थे, लेकिन बलबन की आंखों में खटक रहा था बंगाल। तो उसने क्या किया, जब सुल्तान बैठा तो बंगाल के पुनर्विजय करने का निर्णय लिया। लेकिन अब वहाँ पे अरसल खान ना होकर के, देखिएगा पूरी कहानी समझिएगा, अरसल खान ना होकर के उसका पुत्र तातार खां था। तो उसने क्या किया, तातार खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, आप हमारे माई बाप, आप ही सब कुछ, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये कह के अधीनता स्वीकार कर ली। अब इसके बाद क्या होना था, इसके बाद आता है तुगरिल खान। नाम याद रखिएगा, तुगरिल का काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तुगरिल खान। अब इसके बारे में कहा जाता है कि एक टाइम पे ये बलबन का गुलाम हुआ करता था, दास हुआ करता था, लेकिन काफ़ी वीर था, चातुर्य, कूटनीति, सब कुछ इसके अंदर करता। बलबन भी इसका काफ़ी प्रशंसा था तुगरिल खान का। लेकिन पॉइंट नोट करने वाला ये है कि एक टाइम पे ये बलबन का गुलाम था, याद रखिए बलबन का। और अब ये बंगाल का राज्यपाल, ये कहा जाए शासक बन चुका है। तो बलबन तुगरिल खान शासक बन चुका है। एक टाइम बलबन का दास हुआ करता था, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया हूँ मैं। अरसल खां के बाद तरतर खां था,
तुगरिल खां दास बन जाता है। लेकिन अब देखिए पूरी तरह से सब कुछ सही चल रहा है, तो इसने भी बलबन के हाथ पर जोड़ लिया कि भैया तुगरिल आप माए बाप, मैं मेरे बॉस हो, कोई विद्रोह नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन 1279 में क्या होता है, इनकी बुद्धि हो जाती है पलट, इनकी बुद्धि जाती है पलट। 1279 में ये विद्रोह कर देते हैं। इनको कहा जाए मिसगाइड कर दिया गया कि बलबन आपसे जीत नहीं सकता, एक तो वृद्ध हो चुका है और दूसरा उसको हमेशा डर है मंगोलों का, मंगोल, क्योंकि मंगोल हमेशा उसके बॉर्डर पर खड़े हैं किसी कारण, क्योंकि इस टाइम पर बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खां, मैंने बताया शेर खां जब चालीसा का दमन कर रहा था, शेर खां कैरेक्टर था जिसको विष देकर मार दिया था, शेर खां को मार दिया था, तो वहाँ पे जो सीमा की सुरक्षा थी उसका टेंशन बलबन पे ज़्यादा हावी था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में भी। तो एक तो बूढ़ा हो गया, दूसरे मंगोलों की चर्चा, तो उसने कहा ये मौका अच्छा है विद्रोह कर दो। तो यहाँ पर 1279 में तुगरिल खां कर देता है विद्रोह तो कर देता। अब इससे बलबन को बड़ा दुख होता है कि मेरी वो कहावत कही जाती, मेरी बिल्ली मुझे को क्यों, मेरा दास था, कल तक मेरे आगे हाथ जोड़ रहा था और आज मेरे ही अगेंस्ट विद्रोह करने पे खड़ा हुआ है। इससे बलबन को बहुत कहा जाए बहुत हृदयाघात पहुंचता है और दूसरे को गुस्सा भी बहुत आता है। तो गुस्से में वो अमीन खां को भेजता है, याद रखिएगा अभी जिसको फाटक में लटकवाया था चालीसा वाला, अमीन खां को भेजता है कि जाओ तुगरिल खां का काम तमाम कर दो। अमीन खां जाता है लेकिन हार जाता है। तो जब लौट के आता है तो बलबन इसको मार के इसकी लाश को फाटक पर टंगवा देता है। अब इसके बाद बहादुर को देखिए, कुछ लोग बोलते हैं बहादुर और कहीं कहीं लिखा है तिमिर, तिरतार खां नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा समझते अभी देख लीजिए। तिरतार खां तो इसके नेतृत्व में भेजता है, ये भी हार के चला आया, ये भी बलबन इसको भी मारने का प्लान बना लेता है पूरी तरह, इसकी मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन उसके दरबारी कहते हैं इतने बहादुर लोगों को मारोगे तो युद्ध कैसे लड़ोगे, शासन कैसे करोगे, छोड़ दो। तो इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं इसको छोड़ दो। लेकिन अब क्या होता है, बलबन स्वयं जाता है 1281 के आसपास की बात है। 2 लाख सैनिक और प्लस अपने पुत्र बुगरा खां, याद रखिएगा बुगरा खां, कई बार आएगा अभी ये नाम, बुगरा खां को साथ लेके जाता है। जब वो पहुंचता है तो तुगरिल खां भागे फिरते हैं। अब तो बलबन माए बाप खुद ही आगे लड़ने के लिए, तो भागे फिरता कई एरिया में भाग जाता है। उसके बाद लेकिन ये पकड़ा जाता है तो उसका एक सैनिक होता है अली, वो उसकी सर काट देता है तुगरिल खां का, जिसे मर जाता है। तो इस अली को तुगरिल कश की उपाधि देता है बलबन, खुश होकर तुगरिल कश की उपाधि देता है, मतलब तुगरिल का वध करने वाला, तुगरिल कश की उपाधि दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसकी बर्बरतापूर्ण नीति देखिए। इसके बाद जितने भी तुगरिल खां के अनुयायी या फिर अनुयायी और जितने भी उसके समर्थक होते हैं सबको बंदी बना लिया, अनुयायियों को बंदी बना लिया। ठीक, और शहर की देख एक बात और, ये जो बंगाल की विधायक है इसको लखनौती भी कहा जाता है, राजधानी लखनौती थी। तो अगर आप लखनौती कहीं पढ़ें कंफ्यूज मत होइएगा। तो अनुयायियों को बंदी बना लिया और नगर की मुख्य बाज़ार में देखिएगा, नगर के मुख्य बाज़ार में 1 से 2 मील लंबी एक तख्त लगाए गए। ठीक है, एक तख्त आके बिछा दिए गए, उन पर खूंटे गाड़े गए, तख्त लगाए गए, उन पर खूंटे गाड़े गए। ठीक, और खूंटे गाड़े जाने के बाद उन पर अनुयायियों के शरीर को ठोका गया। ठीक है, ये एक विभत्स दृश्य है, इस ठूंठों में अनुयायियों के शरीर को ठोका गया, ठीक, इतना रक्तपात हुआ। मतलब अब थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा इसको। मुख्य नगर की मुख्य बाज़ार में मुख्य रोड पर 1 से 2 मील लंबे तख्त लगाए गए, उन पर खूंटे लगाए गए। खूंटे मतलब आप समझते होंगे कीला टाइप का होता है, बड़ा सा लकड़ी में ठोक दिया जाता है जिस पे, तो कीला टाइप का होता है, उसमें आप उनकी बॉडी को ठोका गया था। बॉडी को जब ठोका गया था, अब जीवित स्थिति में किसी की बॉडी को कीले में ठोका जाएगा तो कितना विभत्स दृश्य होगा। वो भी एक दो नहीं, सभी अनुयायियों को इस तरह से पूरी लाइन टाइप की बना दी गई। आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं।
तो राइटर्स लिखते हैं कि ये इतना विभत्स दृश्य था, इतना रक्तपातपूर्ण दृश्य था कि इसकी विभत्सता को देखते हुए कई लोग तो घृणा और आश्चर्य से या डर से, भय से बेहोश हो गए थे। मतलब राइटर्स लिखते हैं कि इस विभत्स दृश्य को देख के जनता में कई लोग विभत्सता, भय और घृणा से बेहोश हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। ठीक है, बात याद रखिएगा। उनके अनुयायियों को इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखने में आ जाता है। तो अनुयायियों को उसके शहर के मुख्य बाजार के मुख्य रोड पर तख्तों में खूंटे गाड़े गए, उनकी खूंटियों में उनकी बॉडी को ठोंका गया, और बॉडी को जब ठोंक रहे थे इतना रक्तपात हुआ था। तो लेकिन राइटर लिखते हैं कि इतना विभत्स दृश्य देखकर जनता के लोग जो देख रहे थे दर्शक, उनके भय और आश्चर्य, घृणा से उनके कहा जाए अनकॉन्शियस होगा या बेहोश होगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो। इसके बाद बलबन क्या करता है, अपने पुत्र बुगरा खां को इक्तेदारी दे देता है। बंगाली करता है, लेकिन देखिए सबके लिए सेम रूल है। बुगरा खां को भी कहता है, क्या कहता है ये भी ध्यान से नोट कर दीजिएगा इस सेंटेंस को। बुगरा खां कहता है, मैं जो कहता हूँ उसे समझो और उसे मत भूलो। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ उसे समझो, उसे मत भूलो। अगर सिंध, हिंद, गुजरात, मालवा, लखनौती और सुनारगांव के इक्तेदार विद्रोही होकर अपनी तलवार उठाएंगे तो उनके स्त्रियों और उनके अनुयायियों के साथ वही बर्ताव करूंगा जो मैं तुगरिल खां के अनुयायियों के साथ किया है। ठीक है, इनडायरेक्टली वो बुगरा खां को चेतावनी दे रहा था कि अगर तुमने भी विद्रोह किया तो तुम्हारे साथ भी मैं यही हश्र करूंगा। एक बार फिर सेंटेंस को बोल रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ उसे याद रखो, उसे मैं जो कहता हूँ उसे समझो, उसे मत भूलो। अगर हिंद, सिंध, मालवा, गुजरात, लखनौती और सुनारगांव के इक्तेदार विद्रोही होकर अपनी तलवार उठाएंगे तो उन्हें उनके स्त्रियों और अनुयायियों के साथ वही दंड दिया जाएगा जो तुगरिल खां के अनुयायियों को दिया गया है। ठीक, इसके बाद बलबन वापस आ जाता है, दिल्ली वापस आ जाता है, और कहा जाता है बलबन के जीवन में एकमात्र एक यही युद्ध रहा था जो उसने दिल्ली के बाहर जाकर एक लड़ा था। ठीक, दिल्ली से दूर जाकर उसने एक युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग बलबन के बाकी जीवन पर चर्चा करेंगे। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बचे हैं। अभी तो सारी कहा जाए क्रीम तो बची हुई है, अभी तो हम लोग सिर्फ दूध ही देख रहे हैं। क्रीम से समरी है उसके जीवन के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग मंगोल आक्रमण, जहाँ एकमात्र ऐसा पॉइंट जिस पर कहा जाए बलबन की ऑफेंसिव ना होकर के डिफेंसिव पॉलिसी अप्लाई करता है मंगोलों का। फिर हम उसकी बलबन की मृत्यु पर चर्चा करेंगे। मृत्यु में उस पर कैसे समाज से सिर्फ जनता भावुक होती, 40 दिन का उपवास रखते हैं और नंगे पैर होकर उसके कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, अपने कपड़े फाड़ देते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बलबन के जीवन पर चर्चा करेंगे, किस तरह उसने अपने राजस्व को इकट्ठा किया, किस तरह इक्तदारी प्रथा को कहा जाए फिर से इक्तदारी प्रथा को फिर से रिन्यूअल किया। गुप्तचर विभाग पर चर्चा करेंगे। धार्मिक उलेमाओं के सम्मान के साथ साथ उन पर भी कंट्रोल किया उसने। ऐसी बात नहीं, धर्म के कट्टर मुसलमान तो था, धार्मिक उलेमाओं का सम्मान भी बहुत किया, लेकिन उन पर बंदिशें भी लगा दी कि आप राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद बलबन की मृत्यु के बाद हम लोग बलबन के उत्तराधिकारों पर चर्चा करेंगे। कैसे एक जो वंश कुतुबुद्दीन पर शुरू किया था बलबन के बाद 3 साल ही चलता, और साथ ही साथ क्या कुबात की उम्र के बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद खिलजी वंश की स्टार्टिंग होती है। तो गुलाम वंश के अंत का नाम एक वंशवादी क्रांति के रूप में डिफाइन होती है। तो इन सभी पॉइंट्स पर बलबन का मूल्यांकन, बलबन की मृत्यु और बलबन की जो पॉलिसीज थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उन पर सभी चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग याद रखिएगा 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन के बाद फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है, स्टेट की डिफिनेशन किस आर्टिकल में दी गई है, और
ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो आदेशात्मक ना होकर के निर्देशात्मक है, इसकी प्रकृति आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक। आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करें कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।